नमस्कार मित्रों, आज फिर से एक बार आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग प्रेसिडेंट राष्ट्रपति साहब के बारे में जानेंगे। उनके पावर्स क्या हैं, उनके फंक्शंस क्या हैं, हम लोग सभी के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो राष्ट्रपति साहब का जो पोस्ट है वो ब्रिटेन से लाया गया है, वो अमेरिका से नहीं लाया गया है। पहली बात तो हाँ, ब्रिटेन में राष्ट्रपति नहीं होती है। जो वहाँ की महारानी के जो पावर्स और फंक्शंस हैं वही हमारे यहाँ राष्ट्रपति साहब के पावर और फंक्शन है। राष्ट्रपति साहब का बस यही काम है कि दिल्ली के रायसीना हिल्स पर बना राष्ट्रपति भवन है, जो उनका रेसिडेंस भी माना गया है, वहीं से बैठकर टुकुर टुकुर देखते रहना, और कोई काम नहीं है। और फिर नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट, देखिए हमारे यहाँ जो रियल हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है वो प्रधानमंत्री साहब होते हैं। सारा काम प्रधानमंत्री साहब की निगरानी में ही होता है। लेकिन जो नॉमिनल हेड होते हैं, जैसे अंतिम में साइन करने के लिए चाहिए, तो वो राष्ट्रपति साहब होते हैं। राष्ट्रपति साहब के साइन के बिना कोई भी जो बिल होता है वो एक्ट नहीं बन पाता है। इसीलिए राष्ट्रपति साहब का कोई खास काम नहीं है, बस नॉमिनल हेड है। रेसिडेंस, राष्ट्रपति साहब दिल्ली में रायसीना हिल्स पर जो राष्ट्रपति भवन बना हुआ है, देखिए राष्ट्रपति भवन ही आजादी के पहले उसका नाम वायसराय हाउस था, क्योंकि वहीं पे जो भारत के वायसराय रहा करते थे, जो इंग्लैंड के राजा के रिप्रेजेंटेटिव से जो यहाँ पे इंग्लैंड को रिप्रेजेंट करते थे, वो वहीं पे रहा करते थे वायसराय हाउस में। तो आजादी के बाद उसी का नाम बदल के राष्ट्रपति भवन कर दिया गया। इसमें 640 कमरे हैं, बहुत आलीशान राष्ट्रपति भवन है। सैलरी 5 लाख रुपया प्रति महीना सैलरी है इनका। राष्ट्रपति साहब का, राष्ट्रपति साहब से तो ज्यादा सैलरी, आप लोग पैकेज खोलिए करोड़ों करोड़ का, उससे ज्यादा हो जाएगा आप लोग का। पेंशन तो जो 50% जितनी सैलरी होती है उसकी 50% इनको प्रति महीना, अगर रिटायर हो गए तो उसके बाद पेंशन दे दिया जाता है। और बहुत सारी फैसिलिटी दे दी जाती है, जैसे एक फ्लैट दिया जाता है, उसका किराया, उसके बाद टेलीफोन बिल, ये सब दिया जाता है। फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति साहब को भारत का पहला नागरिक माना गया है। जिस प्रकार अमेरिका में राष्ट्रपति साहब को दुनिया का पहला इंसान अमेरिका के राष्ट्रपति साहब को माना जाता है। टेनर 5 साल इनका अवधि होता है। लेकिन एक चीज और है, देखिए जो लोकसभा के मेंबर सांसद होते हैं उनका भी टेनर 5 साल ही होता है, और राष्ट्रपति साहब का भी टेनर 5 साल ही होता है। लेकिन दोनों में अंतर क्या होता है, मान ली किसी सांसद की 2 साल बाद इस्तीफा दे दिया या किसी कारणवश उनकी मृत्यु हो गई, तो फिर 6 महीने के अंदर इलेक्शन फिर होगा। तो जो नए सांसद आएंगे वो बचे हुए 2.5 साल के लिए ही रहेंगे। लेकिन राष्ट्रपति साहब में अगर ऐसा हो गया, जैसे जाकिर हुसैन साहब या फराकुद्दीन अली अहमद साहब दोनों की मृत्यु हो गई थी, तो बाद में जो नए राष्ट्रपति बनेंगे वो पूरे 5 साल के लिए बनेंगे और 2.5 साल के लिए नहीं बनेंगे। हालांकि 1977 के बाद ऐसा कभी नहीं हुआ है कि राष्ट्रपति साहब की मृत्यु हो गई या इस्तीफा दे दिए। जिन्होंने भी आए अपना पूरा, नीलम सजिम्बा रेड्डी के बाद जो भी राष्ट्रपति साहब आए अपना पूरा कार्यकाल 5 साल तक किए। उसके बाद अभी तो नई 25 जुलाई को द्रौपदी मुर्मू सारी बार राष्ट्रपति बन गई है। इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, जो राष्ट्रपति साहब का इलेक्शन होता है उसमें देश की जनता भाग नहीं लेती है। देश की जनता चुन के भेज देती है सांसद को, और अपने अपने स्टेट में विधायक को चुन के भेज देती है। तो विधायक और सांसद ही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में अब हम लोग समझते हैं कौन कौन भाग लेता है। तो देखिए राष्ट्रपति के चुनाव में सेंट्रल से जो भाग लेता है, सेंट्रल से राज्यसभा और लोकसभा भाग लेते हैं। लेकिन वहीं स्टेट से राष्ट्रपति के चुनाव में विधानमंडल और विधानसभा भी जिसे कह सकते हैं, विधानसभा प्लस विधान परिषद भाग नहीं लेती है। अब विधान परिषद क्यों नहीं भाग लेती, इसका कारण है कि विधान परिषद अभी सभी राज्यों में नहीं है। अभी मात्र 6 राज्यों में विधान परिषद है, जिसमें यूपी हो गया, आपको बिहार, महाराष्ट्र और 3 अन्य राज्यों में विधान परिषद है। सभी राज्यों में भी विधान परिषद नहीं है। और दूसरी बात कि लोकसभा में भी जो 12 सांसद राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, डायरेक्टली नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो 12 सांसद राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे। और जो 2 एंग्लो इंडियन थे वो भी नॉमिनेटेड चूंकि थे राष्ट्रपति द्वारा डायरेक्ट, इसलिए वो भी भाग नहीं लेंगे। लेकिन चूंकि एंग्लो इंडियन 2020 से खत्म हो गया, आने वाले जब 2024 का चुनाव होगा उसमें एंग्लो इंडियन की व्यवस्था नहीं रहेगी। कैन बी इलेक्टेड ट्वाइस। हाँ देखिए, राष्ट्रपति साहब का अगर दूसरी बार बनने का, राष्ट्रपति बनने का मन करेगा तो वो बन सकते हैं। जैसे हुआ क्या, राजेंद्र बाबू 50 में राष्ट्रपति बने, 55 तक उनका कार्यकाल चला, तो फिर माफ कीजिएगा 52 में राष्ट्रपति बने, तो उनका 57 तक कार्यकाल चला। फिर 57 में उनको फिर मन कर गया कि मैं एक बार फिर से राष्ट्रपति बनूं,
तो 57 के बाद वो एक बार फिर से 62 में राष्ट्रपति बने। 62 में फिर उनको मन कर गया बनने का, लेकिन नेहरू जी नहीं चाहते थे कि वो राष्ट्रपति बने, क्योंकि दोनों के आपसी ताल्लुकात अच्छे नहीं थे। कुछ कुछ ऐसे काम राजेंद्र बाबू कर देते थे, जैसे सोमनाथ के मंदिर उद्घाटन में चले गए थे, वाराणसी में पुजारी का पैर छू लिया था, इसलिए उनको पसंद नहीं आते थे, दोनों के रिश्ते अच्छे नहीं थे, इसलिए उनको हटा दिया गया और सर्वपल्ली राधाकृष्णन को बना दिया गया। लेकिन तभी से आज तक कोई दोबारा राष्ट्रपति नहीं बना, लेकिन बन सकता है। अमेरिका में जैसे देखिए, अमेरिका में जो चर्चिल साहब थे 4 बार राष्ट्रपति बने। अब 4 बार वुड्रो विल्सन, कोई राष्ट्रपति थे वुड्रो विल्सन या चर्चिल साहब थे, वो 4 बार राष्ट्रपति बने। उसके बाद अमेरिका के संविधान में ये संशोधन ही कर दिया गया कि मात्र 2 ही बार राष्ट्रपति रह सकता है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। सॉरी, हमारे यहाँ ऐसा लिखित में नहीं है, 2 बार भी बन सकता है, 3 बार भी, लेकिन 1 बार ही आमतौर पर बनाया जाता है। क्वालिफिकेशन देखिए, जो लोकसभा के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए थी, वही क्वालिफिकेशन आपको राष्ट्रपति बनने के लिए भी चाहिए। 35 साल आपकी उम्र होना चाहिए, आप भारत के नागरिक होने चाहिए, और वगैरह वगैरह, जो जैसे कि आप दिवालिया नहीं होने चाहिए, उसके बाद आप दिवालिया नहीं होने चाहिए, उसके बाद आप भारत के नागरिक तो होने ही चाहिए। और भी अन्य तरह के क्वालिफिकेशन है, जैसे कि आप बैंकरप्ट घोषित नहीं होना चाहिए, आप मेंटली फिट होने चाहिए, यही सब क्वालिफिकेशन है। साथ में आपको 25,000 रुपया, 15,000 रुपया, माफ कीजिएगा, 15,000 रुपया सिक्योरिटी मनी डिपोजिट करना होगा चुनाव में। और साथ में जो एक सबसे खतरनाक कंडीशन है, ये सब कंडीशन तो हर 35 वर्ष का आदमी जो भारत का नागरिक है, तो हर आदमी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने चला जाएगा, क्योंकि 15,000 रुपया तो कहीं से जुगाड़ करके कर्जा पैसा लेके चला जाएगा लड़ने। तो जो सबसे खतरनाक कंडीशन वो है कि 50 गो आपको प्रस्तावक जो आपका नाम को अनुमोदित करे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास, कि हाँ हम चाहते हैं कि ये राष्ट्रपति के इलेक्शन में खड़ा हो, और 50 अनुमोदक जो फिर वो कहें कि हाँ ये नाम सही है, दोनों चाहिए। 50 गो प्रस्तावक और 50 अनुमोदक चाहिए। अब इम्पीचमेंट, अब देखिए, राष्ट्रपति साहब पर इम्पीचमेंट महाभियोग भी लाया जा सकता है, तो उसकी क्या क्या कंडीशन है। राष्ट्रपति साहब दिवालिया नहीं होने चाहिए, दूसरी बात ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं होनी चाहिए, और तीसरी बात उनके साथ किसी विदेशी, मान लीजिए कि विदेश के संपर्क में नहीं होना चाहिए। अब मान लीजिए जो अभी राष्ट्रपति साहब है, उनका किसी विदेश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के साथ अफेयर हो गया, तो जैसे पता चलेगा वैसे ही इम्पीचमेंट आ जाएगा। 2/3 बहुमत लोकसभा से पास करना होगा, 2/3 बहुमत राज्यसभा से, राष्ट्रपति साहब चले जाएंगे वापस। अब फंक्शन एंड पावर्स के बारे में जानते हैं। एग्जीक्यूटिव पावर्स, तो देखिए, ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ गवर्नमेंट आर फॉर्मली टेकन ऑन हिज नेम। जैसे कि जितने भी बिल होंगे उन पे राष्ट्रपति साहब को ही साइन करना होगा, या फिर जितने भी डील होंगे, रक्षा डील, उसके बाद कोई भी फॉरेन डील होगा, उस पर अंतिम जो राजपत्र गैजेट ऑफ इंडिया होगा, उस पर साइन राष्ट्रपति साहब का होगा, ना कि प्रधानमंत्री साहब का भी होगा, लेकिन जो अंतिम साइन, लास्ट साइन चाहिए, वो राष्ट्रपति साहब का होगा। अपॉइंट अटॉर्नी जनरल एंड सीएजी। अब समझते हैं अटॉर्नी जनरल क्या होता है। अटॉर्नी जनरल वकील होते हैं, जो जैसे मान लीजिए कि हम भारत सरकार पर केस कर दिए, तो भारत सरकार की तरफ से जो वकील केस लड़ेंगे उसे अटॉर्नी जनरल कहते हैं। और अगर आप राज्य सरकार पर केस करते हैं, तो राज्य सरकार की तरफ से जो केस लड़ेगा उसे स्टेट एडवोकेट जनरल कहते हैं। तो दोनों में मैं समझता हूं कि आपको अंतर समझ में आ गया होगा। अटॉर्नी जनरल, अब कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये क्या होता है। तो कैग जो होता है वो भारत के 1-1 रुपया का हिसाब कैग के पास होता है, उसे जमा करना रहता है हर साल राष्ट्रपति साहब को कि 1-1 रुपया कहाँ खर्च हुआ। बहुत खतरनाक आदमी होता है कैग। कैग ही समझिए कि 2014 में जो मनमोहन सरकार गिरा, उसमें जो उस समय के कैग थे उनकी बड़ी भूमिका थी। उन्होंने साफ कह दिया था कि मनमोहन सरकार 2 में इतना करप्शन हुआ है कि वो हिसाब नहीं मिल रहा है, गड़बड़ा रहा है। उसके बाद बहुत बवाल हुआ, इनको हटा दिया गया। डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेटेड द यूनियन टेरिटरी। अब देखिए, डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेट हर जगह तो समझिए कि राज्य सरकार होती नहीं है, हर जगह मुख्यमंत्री नहीं होते। कुछ संवेदनशील इलाकों में डायरेक्ट यूनियन टेरिटरी से डायरेक्ट शासन किया जाता है, उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। अब समझते हैं कि आखिर क्यों यूनियन टेरिटरी का जरूरत पड़ा हम लोग को। तो समझिए, ये भारत है। अब दिल्ली जैसा संवेदनशील इलाका में मान लिए कि दिल्ली का पुलिस अगर हम केजरीवाल साहब को दे दें, और केजरीवाल साहब का तो आदत है रूसना बार बार,
अब मान लीजिए कोई विदेश से बहुत इंपॉर्टेंट राजनायक आ रहे हैं, राष्ट्रपति साहब आ रहे हैं, किसी विदेश के प्रधानमंत्री साहब आ रहे हैं और ये बोलेंगे हम पुलिस आपको नहीं देंगे, अब क्या होगा, फिर बहुत टेंशन हो जाएगा, क्योंकि उसने इस पर भरोसा किया नहीं जा सकता केजरीवाल पर, इसीलिए कि दिल्ली को अपने अंडर में रख दिया। हालांकि वहां मुख्यमंत्री है, कुछ ऐसे यूनियन टेरिटरी है जहां मुख्यमंत्री भी नहीं। अब जैसे देखिए यहाँ पे अंडमान निकोबार है, अब अंडमान निकोबार में अगर स्टेट लेजिस्लेटिव दे दे, हम लोग वहां के मुख्यमंत्री को पावर दे दें, अगर उनका मन किया, अगर मान लीजिए चाइना के दबाव में आकर या चाइना के संपर्क में आकर खुद प्रधानमंत्री बनना चाहे, चाइना वाला इनको फुसला देगा कि अरे तू क्या चीज सीएम बन रहा है, पीएम बनो, तुम अपना अलग देश बनाओ, तो ये तो तुरंत फुसला जाएंगे पीएम के चक्कर में और बोलेंगे कि अब हम भारत से अलग होना चाहेंगे। तो यहाँ से जब तक मदद आएगी, यहाँ से जब तक सेना आएगी आक्रमण करने के लिए, तब तक चाइना से भी सेना आ जाएगा। इसलिए इसको डायरेक्ट कंट्रोल होम मिनिस्ट्री से डायरेक्ट कंट्रोल होता है, जिसको राष्ट्रपति साहब, राष्ट्रपति भवन से ही चलती है एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन राष्ट्रपति साहब बोल दिए कि ठीक है अभी तो हम बिजी हैं, होम मिनिस्ट्री को दे देते हैं, ये सब सारा देखभाल होम मिनिस्ट्री करेगी। अपॉइंट्स पीएम, प्रधानमंत्री का भी जैसा कि अपॉइंट्स यही करते हैं। अब लेजिस्लेटिव पावर्स, तो नॉमिनेट 12 मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, तो जैसे देखिए कुछ शानदार लोग होते हैं जैसे सचिन तेंदुलकर, रेखा, अब वो डायरेक्ट चुनाव में नहीं जाके वोट नहीं मांगना उनको पसंद है, अब कहाँ जाएंगे, राष्ट्रपति साहब उनको डायरेक्ट बोलते हैं कि आप डायरेक्ट चले जाइए लोकसभा, राज्यसभा में 12 मेंबर्स को डायरेक्ट नॉमिनेटेड करते हैं, लेकिन शर्त है कि आप उस फील्ड में बहुत दिग्गज आदमी हो, कुछ खतरनाक काम किए हों, जैसे सचिन तेंदुलकर खेल के जगत में भारत को कितना ऊंचा इस स्थान पर पहुंचाए हैं, रेखा की सुंदरता की कौन तारीफ नहीं करता है। एड्रेस द पार्लियामेंट, तो देखिए राष्ट्रपति साहब जो होते हैं पार्लियामेंट को, जब नया सरकार बन के आती है तो जो पहली सेशन बैठती है पार्लियामेंट में, उसको एड्रेस राष्ट्रपति साहब ही करते हैं, और साल का पहला बजट होता है, साल का पहला सेशन, बजट सेशन, उसको भी एड्रेस करने का काम राष्ट्रपति साहब ही करते हैं। समन द ज्वाइंट सिटिंग, तो देखिए जब भी मान लीजिए कोई बिल लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा से पास ही नहीं हो रहा, तो उस समय चूंकि मैंने आपको बताया था लोकसभा मजबूत होता है, क्योंकि लोकसभा के पास 550 मेंबर होता है, तो 250, और राज्यसभा के पास मात्र 250 मेंबर होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, समझाता हूँ आपको ज्वाइंट सेशन का फायदा। आपको आज तक हालांकि 3 ही बार ज्वाइंट सेशन लाया गया, एक बार डोरी सिस्टम के समय लाया गया था, और दूसरी बार बैंकिंग रेगुलेशन, जो बैंकिंग रिफॉर्म का बिल जो पास कराना था, तो उसी के बाद जानते हैं सिंगल विंडो ले आया गया। पहले था कि बैंकिंग सिस्टम में था कि आपको जमा दूसरा विंडो से करना है और पैसा निकालने के लिए दूसरा विंडो पर जाना है, लेकिन बैंकिंग रिफॉर्म जो आया, जो ज्वाइंट सेशन से पास कराया गया था, उसके बाद आप जो काउंटर पे पैसा जमा कर सकते हो वही काउंटर से निकाल सकते हैं, पहले ऐसा नियम नहीं था। तो अब हम लोग समझते हैं कि ज्वाइंट सेशन में कैसे लोकसभा मजबूत हो जाता है। लोकसभा के पास टोटल 543 मेंबर्स है, राज्यसभा के पास 250 मेंबर्स हैं, तो 3, 9, 7, टोटल 795 को अगर 2 से डिवाइड कर दीजिएगा आप, तो 300 लगभग 94 होगा, 393.5, तो 94 मान लेते हैं। अगर 394 सीट आ गया आपको, तब बिल पास हो जाएगा ज्वाइंट सेशन से। तो ज्वाइंट सेशन में मान लीजिए कि आपको लोकसभा में 300 है सीट, और राज्यसभा में चूंकि पास कराने के लिए 125 चाहिए, 250 है तो 125, तो राज्यसभा से तो पास हो नहीं पाएगा, इसीलिए क्या करती है सरकारें कि ज्वाइंट सेशन बुला लेती है। 300 है और कहीं से जुगाड़ करके 95 तो राज्यसभा से नहीं आएगी, तो 395 बिल पास हो जाएगा। लेकिन शर्त है कि जब भी कुछ ऐसा बिल है जिसको सेपरेट लोकसभा से और सेपरेट राज्यसभा से पास कराया जा सकता है, जैसे मूल अधिकार पर जब उसमें चेंज करना है, या फिर सुप्रीम कोर्ट के ताकत को घटाना होगा, बढ़ाना होगा, तो ये सब सेपरेट पास कराया जा सकता है, ज्वाइंट सेशन नहीं। तो ज्वाइंट सेशन को जो समन भेजते हैं कि ज्वाइंट सेशन फलना तारीख को होगा, तो राष्ट्रपति साहब वही भेजते हैं सबको। गिव एसेंट टू द बिल, अब देखिए, अब मान लीजिए कि कोई बिल लोकसभा से भी पास हो गया, राज्यसभा से भी पास हो गया, उसके बाद राष्ट्रपति साहब उस पर हस्ताक्षर करेंगे, साइन करेंगे, और आधा किलोमीटर है पार्लियामेंट से, तो तुरंत राज्यसभा से बिल आया, तुरंत वहां का कैबिनेट सेक्रेटरी तुरंत राष्ट्रपति भवन गया, वहां पे साइन कर देंगे, मन किया तो साइन करेंगे, नहीं मन किया तो साइन नहीं कर सकते, बिल को वापस भेज सकते हैं। लेकिन जब दूसरा बार बिल आएगा तब उन्हें साइन करना ही करना होगा। लेकिन कुछ ऐसी भी जैसे आर्टिकल 1 में राज्यों के नाम बदलना है या फिर उसमें तोड़फोड़ करना है, तो उस बिल पर उनको साइन करना ही करना पड़ेगा, उस बिल को वो वापस नहीं भेज सकते हैं। फिर एक पॉकेट वीटो भी होता है, जो हम लोग बाद में समझेंगे, बहुत खतरनाक पावर होता है, समझेंगे क्या, आप भी राष्ट्रपति बनिएगा ना तो इसका यूज कर सकते हैं। फाइनेंशियल पावर्स,
फाइनेंशियल पावर में मनी बिल कैन इंट्रोड्यूस ओनली विथ हिज रिकमेंडेशन। मनी बिल को पहले सिफारिश करेंगे राष्ट्रपति साहब तभी मनी बिल आएगा। और कॉन्स्टिट्यूट फाइनेंस कमीशन आफ्टर एवरी 5 ईयर्स। हर 5 साल में एक वित्त आयोग बनाया जाता है। वो वित्त आयोग का काम क्या है, सरकार का 5 साल में क्या क्या खर्च हुआ, कहाँ खर्च हुआ, कितना खर्च हुआ, वो सब का सारा का रिपोर्ट राष्ट्रपति साहब को जाके पहुंचाना पड़ता है। इसलिए एक फाइनेंस कमीशन हर 5 साल में ये एक आयोग वित्त आयोग गठित होती है। जुडिशियल पावर, अब अपॉइंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो शपथ होता है या अपॉइंटमेंट होता है वो राष्ट्रपति साहब ही करते हैं। जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो जज होता है उसका भी अपॉइंटमेंट यही राष्ट्रपति साहब ही करते हैं। अब डिप्लोमेटिक पावर, जितनी भी इंटरनेशनल डील होती है या इंटरनेशनल एग्रीमेंट होती है वो राष्ट्रपति साहब के नाम पर ही होता है। अंतिम साइन उस पर राष्ट्रपति साहब का ही होगा, प्रधानमंत्री का भी होगा लेकिन अंतिम साइन राष्ट्रपति साहब का। और जब जो एम्बेसडर होते हैं, राजदूत होते हैं, उनका भी अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति साहब ही करते हैं। जैसे देखिए एक बार हुआ क्या, 2012 का बात है, भारत की राष्ट्रपति अमेरिका गई हुई थी। तो अमेरिका में वहां का जो नौकर वोकर रहता है वो अमेरिका का ही आदमी था और भारत भेजा था अपना राजदूत। और राजदूत का इतना पावर रहता है कि राजदूत, आप जितना दूर में राजदूत बना हुआ है, जैसे भारत में पाकिस्तान का राजदूत भवन है, तो वहां पे एंट्री लेने से पहले प्रेसिडेंट साहब को भी पूछना पड़ेगा कि हम आ सकते हैं या नहीं। अगर वो बोल देंगे कि आप नहीं आ सकते तो राष्ट्रपति साहब भी नहीं जा सकते। समझिए उतना एरिया राजदूत में, जितना एरिया में बैठता है उतना एरिया उस देश का है जिस देश का राजदूत वहां बैठता है। तो एक बार हुआ क्या कि नौकरानी कंप्लेन कर दी कि भारत के राजदूत सही नहीं है, हमको वेतन उतन टाइम से नहीं देती है, लेट पेमेंट होता है, बोनस भी नहीं देती है क्रिसमस पर। तो हुआ उनको पुलिस स्टेशन बुला लिया गया। अब भारत में यहाँ मनमोहन सिंह पर बहुत उंगली उठाओ। मनमोहन सिंह तो गुस्सा वाला आदमी नहीं थे, सीधा साधा रहते थे, लेकिन जब गुस्सा जाते थे तो बहुत खतरनाक गुस्सा आते थे। कुलदीप नैयर का कभी भाषण सुनिएगा। तो हुआ क्या कि गुस्सा गए पूरा मनमोहन सिंह बोले कि जितना भी फोर्स है जो हम दिए हुए फॉर द सिक्योरिटी ऑफ, उस समय अमेरिका की जो राजदूत थी भारत में नैन्सी पेवेलो थी। नैन्सी पेवेलो तो अभी तो वहां की स्पीकर बन गई है, जो वहां का लोकसभा है अमेरिका का, वहां का भी स्पीकर है। तो उस समय उस सारा फोर्स हटा लिया गया। अब गेटो अपने बंद जाके करने पड़ा नैन्सी पेलोसो को। ऐसे तो चौकीदार नैन्सी पेलोसो तुरंत फोन की आप क्या कर दी, नीला पगड़ी वाला हमको परेशान किए हुए थे। तुरंत राष्ट्रपति साहब एक्शन लिए और तुरंत उन पर केस वापस हो गया भारत के राजदूत पर। फिर वो आराम से रहने लगे, कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब समझते हैं मिलिट्री पावर। तो मिलिट्री पावर में सुप्रीम कमांडर जो होता है वो राष्ट्रपति साहब ही होता है। जब भी कोई युद्ध का आदेश देना हो या फिर युद्ध वापस लेना हो, उस पर अंतिम हस्ताक्षर राष्ट्रपति साहब का ही होगा। पार्डोनिंग पावर, अब देखिए क्षमादान की शक्ति। अब मान लीजिए किसी को फांसी दे दिया गया, फांसी का ऑर्डर आ गया, तो वो जो अंतिम निर्णय उस पर लेना होता है वो राष्ट्रपति साहब का को ही लेना होता है। कोर्ट ऑर्डर दे दिया, उसके बाद भी अगर राष्ट्रपति साहब चाहे तो उसे माफ कर सकते हैं। हालांकि 5 तरह की पार्डोनिंग पावर होती है। किसी में उसका नेचर चेंज कर सकते हैं सजा का। मान लीजिए कि फांसी दे दिया गया तो उसको उम्र कैद में बदल सकते हैं। उसके बाद फिर कम कर सकते हैं सजा को, 20 साल को 10 साल कर सकते हैं। उसके बाद रोक सकते हैं। मान लीजिए राष्ट्रपति साहब हनीमून मनाने गए हैं विदेश में, तब अब ये सब उनको अच्छा नहीं है कि फोन करके सब डिस्टर्ब कर देगा, तो बोलेंगे अभी उसको स्थगित कर दो, हम आएंगे जब हनीमून मना के तब देखेंगे, टेंशन अभी तुम लोग मत लो। इमरजेंसी पावर, अभी आपको हम बताए थे कि इमरजेंसी जब भी लाना होगा ऑन द प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही आएगा। जब तक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं कहेंगे इमरजेंसी नहीं आ सकता। अब पॉकेट वीटो क्या होता है, तो देखिए कोई भी बिल मान लिए पास हो गया तो वो गया राष्ट्रपति भवन, तो राष्ट्रपति भवन जाएगा तो राष्ट्रपति तो चाहे तो उस बिल पर साइन कर दे या फिर उसे वापस भेजें पार्लियामेंट में, लेकिन दूसरा बार जाएगा तब तो उस साइन करने के लिए बाध्य है, उनको साइन करना ही करना पड़ेगा। तो एक पॉकेट वीटो आता है, वो चाहेंगे ना तो वो बिल को ऐसे छोड़ देंगे, ना साइन करेंगे ना कुछ करेंगे। 1986 में वो बिल ऐसे ही डाक पोस्ट अधिनियम आया था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, तो उस समय के जो राष्ट्रपति साहब थे ज्ञानी जैल सिंह, वो ऐसे ही छोड़ दिया। अभी तक वो बिल ऐसे ही पड़ा हुआ है पेंडिंग, उस पर साइन ही नहीं किए, ना उसको वापस भेजे पार्लियामेंट में चर्चा के लिए और ना उस पर साइन किए। पॉकेट वीटो यही होता है, उसको आराम से पॉकेट में जेबी में रख लेना है। मैं समझता हूं कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। धन्यवाद, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।